फरीदाबाद से दिल्ली का सफर अब और आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरी झंडी दिखाकर मेट्रो रेल के परिचालन का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, केंद्र में मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनपथ में मेट्रो स्टेशन पर सवार होकर फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन तक का सफर तय किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मेट्रो में लोगों से मिले और बातचीत भी की। कई यात्रियों ने तो प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। खासकर युवाओं ने तो प्रधानमंत्री के साथ खूब सेल्फी ली। फेज 3 के तहत बदरपुर से फरीदाबाद तक 13.87 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बिछाई गई है। बदरपुर से फरीदाबाद के बीच 9 एलिवेटेड स्टेशन हैं। यही मेट्रो आगे केंद्रीय सचिवालय होते हुए मंडी हाउस के रास्ते ITO तक जाती है। वॉयलेट लाइन का रूट कश्मीरी गेट से बल्लभगढ़ तक का है। 46.8 किलोमीटर लंबे रूट पर अभी तक सिर्फ ITO से बदरपुर तक ही सफर किया जा सकता था, लेकिन आज से अब ये फरीदाबाद के मुजेसर तक रूट खुल गया। पूर्व सैनिकों की लंबे समय से चली आ रही 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी होने पर देश भर के पूर्व सैनिकों में खुशी का माहौल है। हल्द्वानी, वडोदरा, चंडीगढ़ और जयपुर में पूर्व सैनिकों ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और इस फैसले का स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले अजमल कसाब पकड़ा गया था और अभी 2 अन्य आतंकवादियों को भी दबोचा गया है। गृह मंत्री ने कल मुंबई में कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रखना चाहता और वो लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि खतरनाक आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट भारत के लिए बड़ी चुनौती नहीं है और भारत किसी भी चुनौती का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम है। भारतीय रेलवे सुरक्षा में सुधार और दक्षता बढ़ाने के मकसद से ऑनलाइन उपग्रह तस्वीरें पाने के लिए इसरो के साथ हाथ मिलाएगा। GIS मानचित्रण परियोजना से जुड़े रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरे रेल मार्ग और भू स्थानिक तकनीक का इस्तेमाल कर रेल नेटवर्क में मौजूद इमारतों, जमीन, कार्यशालाओं और अन्य सुविधाओं सहित इसकी संपत्तियों के GIS मानचित्रण के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को 6 माह का समय दिया है और वो इस अवधि में ऐसा BSc कोर्स लेकर आए जो डॉक्टरों की अनुपस्थिति झेल रहे ग्रामीण इलाकों में आम बीमारियों के इलाज में आधुनिक दवाओं के उपयोग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार कर सके। इसके साथ ही अदालत ने चेतावनी भी दी है कि यदि ऐसा करने में केंद्र और MCI विफल रहते हैं तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ में 21 जिलों के 2100 से अधिक गांव डूब गए हैं, जिससे 1.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है और अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में प्रभावित लोगों की संख्या 16 लाख से अधिक पहुंच गई है। राहत और बचाव अभियान में प्रशासन की मदद में सेना भी लगी हुई है। भारत ने मुद्रा की घटबड़ और बाजारों की उठापटक जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक वैश्विक सुरक्षा कवच बनाए जाने की मांग जोर शोर से उठाई है। चीन की मुद्रा युआन के अवमूल्यन की पृष्ठभूमि में ये मांग रखी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने IMF के तहत एक सुनियोजित और त्वरित प्रतिक्रिया वाला सुरक्षा कवच बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये कवच घरेलू कार्रवाइयों से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय मुद्रा अदला बदली के जरिए नकदी व्यवस्था को मजबूती देने वाला हो सकता है। सीरिया में विद्रोहियों और इस्लामिक स्टेट के बीच हो रही लड़ाई में 47 लोग मारे गए हैं। सीरिया के रणनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले शहर मारिया में इस्लामिक स्टेट के 27 लड़ाकू मारे गए हैं और बाकी बचे लोग सरकार विरोधी समूह से हैं। मारिया वो इलाका है जिसे तुर्की और अमेरिका IS से मुक्त एक सुरक्षित क्षेत्र बनाना चाहते थे। संयुक्त अरब अमीरात ने यमन में हौती विद्रोहियों के हमले में 61 सैनिकों की मौत के अगले दिन विद्रोहियों के विभिन्न ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। समाचार एजेंसी WAM के अनुसार UAE के लड़ाकू विमानों ने यमन के मारिब प्रांत, राजधानी सना, उत्तरी शहर साद एवं मध्यवर्ती शहर इब्ब में विद्रोहियों के ठिकानों पर बम बरसाए। एक स्थानीय अधिकारी ने कहा कि ये सना पर अब तक किए गए सबसे भीषण हवाई हमलों में से एक है। स्पेन के गैलिशिया में आयोजित कार रैली में एक कार के अनियंत्रित हो जाने के कारण कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया गया है कि कोरोना रैली के दौरान ये हादसा हुआ। शनिवार का दिन भारतीय निशानेबाजों के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। अपूर्वी चंदेला के निशानेबाजी विश्व कप में रजत जीतने के बाद भारत के दिग्गज निशानेबाज गगन नारंग एशियाई शूटिंग रैंकिंग में 50 मीटर राइफल प्रोन पोजीशन में नंबर 1 बन गए हैं। पिस्टल किंग जीतू राय 50 मीटर पिस्टल में दूसरे स्थान पर हैं।
कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद विकास कृष्णन को एशियाई चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में उज्बेकिस्तान के बेख्तेमीर मोलिकुमेव के हाथों शिकस्त के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। भारत के 23 साल के मुक्केबाज को मौजूदा युवा ओलंपिक चैंपियन के खिलाफ 0-2 से हार झेलनी पड़ी। विकास के रजत पदक के अलावा भारत ने प्रतियोगिता में 3 कांस्य पदक भी जीते। अमेरिकी ओपन टेनिस में लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना अपने अपने जोड़ीदारों के साथ मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मिक्स डबल्स के दूसरे दौर के मुकाबलों में लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस को वॉकओवर मिला। रोहन बोपन्ना और यंग जान चान की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने भी दूसरे दौर में रूस की आला कुद्रियावसेवा और ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर पेया की जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफलता प्राप्त की है।